बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की आपकी क्लास हो रही है जियो की, और आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्लेशियर और उससे ग्लेशियर की एग्जाम, और फिर हम डिस्कस करेंगे कटाव से बनने वाले जमीनों खदो खाल। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। पेज नंबर जो है वो आज हमने 13 14 जो है उसको डिस्कस करना है। सो आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 13 14 ओपन कर लें। आप सबने बुक्स ओपन कर ली, पेज नंबर 13 14। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही? यू कैन हेयर मी? यस टीचर। यस आज हम डिस्कस टीचर किसका जियो का ऑन करना है या हिस्ट्री का? जियो का। जियो जियो। अब हम डिस्कस पहले करेंगे कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं कि जब आप ऐसे इलाके, पहाड़ी इलाके जहाँ पे बर्फ जो है वो बहुत ज्यादा पड़ती है, तो और वहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ज्यादा लो होता है, वहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, मौसम इंतहाई सर्द होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब बर्फबारी होती है तो बर्फ जो है वो एक तय की सूरत में जमा होना स्टार्ट हो जाती है। बर्फ जब बर्फबारी होती रहती है तो क्या है, बर्फ जो है वो एक पहाड़ की तरह जो है वो तय की तरह जमना स्टार्ट हो जाती है। अब जो सबसे नीचे वाली जो बर्फ होती है वो सख्त हो जाती है, बिल्कुल शीशे की तरह। ठीक है, शीशे की तरह सख्त हो जाती है। और फिर क्या होता है कि उसके ऊपर जो बर्फ पड़ती रहती है वो क्या है, स्लोप की तरह जो है मूव करना शुरू कर देती है। जो ऊपर जो बर्फ पड़ती रहती है वो क्या करती है, स्लोप की तरह जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। इस जो मूव करने वाली बर्फ होती है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ग्लेशियर्स क्या होता है कि वो इलाके जहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे बर्फबारी होती है। तो क्या होता है कि जब बर्फबारी होती रहती है तो बर्फ एक पहाड़ की सूरत में, एक तय की सूरत में जमना स्टार्ट हो जाती है। अब जो नीचे वाली लेयर होती है बर्फ की, जहाँ कह लें कि स्टार्टिंग लेयर होती है, जो पहली होती है, जहाँ पे सबसे पहले बर्फ जमीन पे पड़ रही होती है, वो जो लेयर होती है वो क्या है, बिल्कुल पत्थर की तरह या शीशे की तरह सख्त हो जाती है, ठोस हो जाती है। अब क्या होता है, उसके ऊपर जो बर्फ गिरती रहती है वो ढलान की सूरत में सिरकना स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्लोप की फॉर्म में जो है मूव करना शुरू हो जाती है। स्लोप कहते हैं जैसे आपके जो घर के बाहर आप गेट है, गेट के बाहर आपकी इस तरह स्लोप में जगह बनी होगी ताकि आप वहां से बाइक उतार सकें, गाड़ी वगैरह जो भी आपका वो आप, तो वो होता है, उसको बोलती है स्लोप, ढलान। तो उसकी तरफ वो मूव सिरकना शुरू कर देती है। तो इस सिरकने की जो इस सिरकते हुए जो बर्फ होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। यस टीचर यस, पूछें, क्या पूछना है आपको? टीचर एक मिनट। बेटा मैंने आपसे पहले भी बोला है कि जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए और उसके बाद जो है जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, आप जितने चाहे मर्जी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूँ बीच में आप इस तरह करते हो वो टेम्पो टूट जाता है, ना मुझे आपकी समझ आती है ना आपको मेरी समझ आती है। सो बेहतर यही होता है कि जब जो है मैं पढ़ा रही हूँ तो आप जो है उस टाइम उसको, जो जो पॉइंट्स आपके दिमाग में उसको नोट करते जाए। जब क्वेश्चन आंसर का सेशन हो तो आप उसको जो भी आपने पूछना है आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ग्लेशियर्स को डिस्कस कर लिया कि सिरकती हुई जो बर्फ होती है उसका बहुत बड़ा जो हुजम बहुत बड़ा टुकड़ा जो होता है उसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि ग्लेशियर जो है उसकी एग्जाम कौन सी है। ग्लेशियर की दो एग्जाम है, एक है वादी ग्लेशियर, दूसरी है बरियाजमी ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर की कितनी एग्जाम है? दो एग्जाम है। तो पहली है वादी ग्लेशियर, दूसरी है बरियाजमी ग्लेशियर। अब वादी ग्लेशियर आप भी आज हम डिस्कस करेंगे। वो क्या होती है कि पहाड़ों पर पाए जाने वाले जो ग्लेशियर होते हैं, जो पहाड़ों पे ग्लेशियर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वादी ग्लेशियर या पहाड़ी ग्लेशियर्स। ठीक है, वादी ग्लेशियर्स क्या होते हैं कि जो ग्लेशियर्स पहाड़ों पे पाए जाते हैं, मतलब पहाड़ों पे जो बर्फ क्या कहते हैं उसकी तह जमती रहती है और वो फिर जो है ढलान की सूरत में सिरकना शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं वादी या पहाड़ी ग्लेशियर। क्योंकि ये पहाड़ पे मौजूद होते हैं इसलिए इनको वादी या पहाड़ी ग्लेशियर्स कहा जाता है। अब कह रहे हैं ढलान ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि पहाड़ है उसके ऊपर स्लोप ज्यादा होती है,
कहते हैं ढलान ज्यादा होने की वजह से ये जो ग्लेशियर्स हैं, कौन से ग्लेशियर, जो वादी ग्लेशियर्स हैं, ये ज्यादा मूव करते हैं, ये ज्यादा सिरकते हैं, ठीक है। ताहम ये हरकत चंद फुट से ज्यादा नहीं होती, मतलब ये चंद फुट मूव करेंगे उसके बाद रुक जाएंगे, फिर चंद फुट जो है मूव करेंगे फिर रुक जाएंगे, ठीक है। ये इसका हो गया। अब हमने अब डिस्कस करना है कटाव से बनने वाले जमीनी खदोखाल। पहले हमने डिस्कस किया ग्लेशियर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि ग्लेशियर्स क्या होंगे कि जब जो है बर्फ जो आपके इलाके में पहाड़ी इलाके हैं वहां पे जहाँ जिन इलाकों में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है तो वहां पे जो है बर्फ जो है जमना स्टार्ट, बर्फ पड़ती है तो वो बर्फ की तहें जमना स्टार्ट हो जाती है। अब जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी बर्फ की, वहां पे क्या होगा, वो बहुत सख्त हो जाती है, ठोस हो जाती है शीशे की तरह। उसके ऊपर जो तहें बर्फ की जमती रहती हैं वो ढलान की सूरत में सिरकना शुरू कर देती हैं, मूव करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो मूव कर रही होती है बर्फ, इसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। अब ग्लेशियर्स की दो इकसाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक है वादी ग्लेशियर, दूसरी है पहाड़ी ग्लेशियर। वादी ग्लेशियर क्या होती है, ये वो ग्लेशियर्स हैं जो कि पहाड़ों पर पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं वादी ग्लेशियर्स या पहाड़ी ग्लेशियर्स। वो ग्लेशियर जो पहाड़ों पर मौजूद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वादी या पहाड़ी ग्लेशियर। अब ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये जो है इनमें ये ढलान ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा मूव करते हैं। कौन से, पहाड़ी या वादी ग्लेशियर जो है वो ज्यादा मूव करते हैं क्योंकि पहाड़ों पे ढलान जो है स्लोप ज्यादा होती है। फिर कहा गया, मैंने आपको बताया कि ये इनकी जो मूवमेंट होती है, जो पहाड़ी ग्लेशियर्स या वादी ग्लेशियर्स हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है ये चंद फुट से ज्यादा नहीं होती, मतलब एक दिन में ये चंद फुट ही मूव करते हैं, ठीक है। आज ये जैसे फॉर एग्जांपल आज को पहाड़ी ग्लेशियर मूव कर रहा है 2 फुट, कल अब फिर वो आगे जो है मजीद मूव करेगा। एक दिन में इनकी जो मूवमेंट होती है वो चंद फुट से ज्यादा नहीं होती, योमिया बोलते हैं एक दिन के हिसाब से। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कटाव से बनने वाले जमीनी खदोखाल। हमने अम्ले कटाव पीछे डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि उससे जमीन पे जो खदोखाल बनते हैं वो क्या होता है। पहले हमने डिस्कस किया था कि उसके क्या कहते हैं उसको, दरिया पे जो बनते हैं वो खदोखाल कौन से। आज हम डिस्कस करेंगे कि जमीनी खदोखाल कौन से बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला है सिरक। पहाड़ों की बुलंदियों पर जहाँ जो है ग्लेशियर्स होते हैं, मेरी बात सुने। यस टीचर, ये जो वादी ग्लेशियर है सिर्फ ये यहाँ चंद फीट से ज्यादा नहीं होती, यहाँ तक बाकी कट है। हाँ जी, यहीं तक आप करेंगे। नेक्स्ट Okay. है वो आपका है कटाव से बनने वाले जमीनी खदोखाल। इसमें पहला है सिरक। पहाड़ों की जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि बुलंदियों पर जहाँ पे ग्लेशियर्स मौजूद होते हैं वहां बर्फ की तोड़ फोड़ की वजह से एक प्याला नुमा गड़ा बन जाता है और इसे हम सिरक कहते हैं। जहाँ पे जिन इलाकों में हमने अभी पढ़ा पहाड़ी ग्लेशियर्स या वादी ग्लेशियर्स जो कि पहाड़ों पे मौजूद होते हैं, वहां पे क्या होता है, जब पहाड़ों पे जो ग्लेशियर्स मौजूद होते हैं वहां पे जब बर्फ की तोड़ फोड़ होती है उसकी वजह से वहां पे एक प्याले की शक्ल में एक गड़ा सा बन जाता है, उसे हम कहते हैं सिरक। क्या कहते हैं उसे, सिरक। हाँ जी। जहाँ पे जब बर्फबारी होती है पहाड़ों पर, जो कि आ जाएंगे पहाड़ी ग्लेशियर्स में, जब बर्फबारी होती है तो वहां पे जो ग्लेशियर्स बनते हैं तो वो क्या होता है, बर्फ की तोड़ फोड़ की वजह से वहां पर, मतलब बर्फ टूटती रहती है वहां पे, उसकी वजह से वहां पर एक प्याला नुमा गढ़ा बन जाता है जिसे सिरक कहते हैं। फिर अगला हमारा है सिरक झील या टॉन। अब ग्लेशियर जब जो है वो सिरक से निकलकर, सिरक मैंने आपको बताया जो एक पहाड़ वो प्याला सा बन जाता है, उससे निकलकर जब ढलान की तरफ सिरकना शुरू कर देते हैं, जब स्लोप की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, तो इस घड़े में पानी पैदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उस घड़े में पानी जमा होने से अक्सर वहां पे झीलें सी बन जाती हैं जिसे हम सिरक झील या टॉन झील कहते हैं। जैसे कि झील सैफुल मलूक है, ठीक है, साइडों पे उसके पहाड़ हैं बहुत बड़े बड़े से, अगर आप में से कोई वहां पे गया हो तो
तो वहां पे क्या है कि वो ग्लेशियर जो है ना, जब वो वहां पे एक प्यालानुमा शेप बन गई थी, ठीक है। अब वहां पे फिर पानी भरना शुरू हो गया, पानी जमा होना स्टार्ट हो गया, तो वहां पे वो झील सी बन गई, ठीक है। ये क्या है, सर्क झील जिसे कहते हैं या टॉन कहते हैं। सर्क झील या टॉन किसे कहते हैं कि ग्लेशियर जो है वह सिरक से निकल जब ढलान की सूरत तरफ सिरकना शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे एक जो क्या कहते हैं पानी जमा होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे, जो गड़ा होता है, जो प्याला नुमा गड़ा है, वहां पे पानी जमा होना शुरू हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पे झील बन जाती है, उससे सरक झील या टॉन कहते हैं। जैसे कि झील सैफुल मलूक या सतपारा, ये ऐसी झीलें हैं जो कि सरक की वजह से बनी है, जिसे हम सरक झीलें कहते हैं या टॉन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड हमने पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। पहला हमने किया सरक किसे कहते हैं कि जब पहाड़ी ग्लेशियर्स होते हैं वहां पे जब बर्फ की तोड़ फोड़ होती है तो उसकी वजह से वहां पे गड़ा नुमा प्याला नुमा एक गड़ा बन जाता है, जिसे सरक कहते हैं। फिर हमने टॉन को डिस्कस किया कि जब ये सरक जो है ग्लेशियर क्या होता है, जब सरक से निकलकर उस प्याला नुमा से निकलकर जब ढलान की सूरत में मूव करना शुरू हो जाता है, तो उस प्याले में जो है, उस गड़े में पानी जमा होना शुरू हो जाता है और वहां पे झील बन जाती है, जिसे टॉन या सरक झील कहा जाता है। जैसे कि आपके पास झील सैफुल मलूक है और सतपारा झील। नेक्स्ट है यू नुमा वादी। पीछे हमने पढ़ा था यू नुमा वादी, एक पढ़ा था वी नुमा वादी, अब यू नुमा वादी पढ़े। ग्लेशियर जो है अपनी गुजरगाह को नीचे की तरफ और अतराफ से काटता रहता है। जब ग्लेशियर जो है वो नीचे आ रहा होता है, सिरक रहा होता है, तो वो साइडों से बर्फ को चीरता रहता है, जिससे इसकी गुजरगाह जो होती है, जिससे इसे गुजरने का रास्ता जो होता है वो खुला हो जाता है, कुशादा हो जाता है, और इसकी शेप कैसी हो जाती है, अंग्रेजी के लफ्ज यू की तरह, इसलिए इसे यू नुमा वादी कहा जाता है। क्या हमने अभी डिस्कस किया कि ग्लेशियर जो है अपनी गुजरगाह जब गुजरता है, अपने गुजरने का जो रास्ता है उसको जो है फाड़ता हुआ चीरता हुआ ये जो यूनुमा वादी है, इसे दोबारा एक दफा पढ़ा दे, मेरा नेट थोड़ा सा खराब हो गया था, आवाज नहीं आ रही वही पढ़ा रही मैं आपको। यूनुमा वादी क्या होता है कि ग्लेशियर जो है जब अपनी गुजरगाह जो होती है, अपना रास्ता होता है गुजरने का, उसको नीचे की तरफ, ठीक है, स्लोप ऐसे नीचे की तरफ और साइडों से उसको काटता हुआ जो है वो काटता है, जिसकी वजह से वो जो उसका रास्ता होता है गुजरने का वो खुला हो जाता है, कुशादा हो जाता है, ठीक है। और इसकी शक्ल अंग्रेजी के लफ्ज यू की तरह होती है, इसलिए इसको यू नुमा वादी कहा जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में कागान है, नारान है, हुंजा, ये वादियां जो है ऐसी हैं जहाँ पे इसको यू नुमा वादी कहा जाता है। नेक्स्ट है मुअल्लक वादी। जिस तरह एक बड़े दरिया में कई छोटे दरिया आकर मिलते हैं, इसी तरह एक बड़े ग्लेशियर में कई छोटे छोटे ग्लेशियर जो है वो आकर मिलते हैं। इसे इसको क्या बोलते हैं, मुअल्लक वादियां। अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह छोटे छोटे जो है वो दरियाएं किसी बड़े दरिया में जाके गिर जाते हैं और फिर वो आगे सारे दरिया समंदर में, इसी तरह एक बड़े ग्लेशियर है, वहां पे कई छोटे छोटे ग्लेशियर उसमें आके गिरते हैं, जिनकी वादियां बड़े ग्लेशियर की निस्बत बुलंदी पर वाक़या होती हैं। इसे मुअल्लक वादियां कहते हैं, मतलब वो बड़े ग्लेशियर में जज्ब हो गई हैं, इसलिए उसको मुअल्लक वादियां कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका गरकाब वादियां। अब गरकाब वादियां क्या होती हैं, गरकाब वादियां होती है कि अक्सर जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो साहिलों के साथ वाक़या होते हैं। जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पे साहिलों के साथ वाक़या होते हैं, जहां जो वादी जो ग्लेशियर है वो सीधे समंदरों में जाके गिर जाती हैं, और वहां पे समंदर का पानी जो है वो फिर जब ग्लेशियर समंदर में आके गिरते हैं तो समंदर का पानी बाहर निकल आता है, उस इलाके में, उस वादी में दाखिल हो जाता है। तो ऐसी वादियों को गरकाब वादी कहा जाता है। कि जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं ना वो समंदर के किनारे वाक़ हैं और साथ ही वहां पे ग्लेशियर्स भी बन रहे हैं। जब ग्लेशियर जो है समंदर में गिरता है तो वो क्या होता है, समंदर का पानी बाहर आ जाता है, समंदर से निकलकर आसपास की जो वादी है वहां पर तो उसको क्या बोला जाता है, गरकाब वादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गरकाब वादी। ये हमारा जैसे कि नॉर्वे में है, डेनमार्क में जो है ऐसी वादियां
मौजूद है, ऐसे इलाके मौजूद हैं जो कि बिल्कुल साहिल समंदर पर वाक़या है, और वहां पे जब ग्लेशियर गिरते हैं उस समंदर में तो वो पानी जो है वो बाहर उन इलाकों में, उस वादियों में आ जाता है, इसलिए उसको गर्काब वादी कहा जाता है। ये हमारा आज का टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। आपको स्टूडेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछे, नहीं तो हम अपने हिस्ट्री के लेक्चर की तरफ चलते हैं। नो टीचर। चले आप अपनी हिस्ट्री की बुक्स ओपन कर लें, हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें। आज हमने डिस्कस करना है पेज नंबर 17 18। यस टीचर, सिरकते का क्या मतलब है? सिरकना मूव करना, हरकत करना। आप अपनी बुक्स ओपन करें हिस्ट्री की, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 ओपन करें अपनी हिस्ट्री की बुक का। सेवनटीन 18 आज हमने डिस्कस करना है। इस पर टॉपिक कौन सा है? सर सैयद अहमद का सियासी नजरिया। सियासी नजरिया। ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया कि उन्होंने माशरे की इस्लाह के लिए कैसे काम किया, फिर हमने डिस्कस किया उन्होंने तालीमी लिहाज से, इल्मी लिहाज से मुसलमानों की कैसे मदद की। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उनका सियासी नजरिया क्या था। और सर सैयद अहमद खान की पहले भी हमने डिस्कस किया कि उनकी कोशिश थी कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो है वो एक इत्तेहाद की, एक भाईचारे की फिजा कायम हो जाए और दोनों कौमें जो है वो मिलकर जो है बरसगीर की तरक्की के लिए काम करती रहे। लेकिन हिंदुओं की तंग नजरी थी, वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते थे, वो मुसलमानों के लिए बुग़्ज़, कीना, हसद जैसी जो है वो चीजें रखते थे और मुसलमानों से दुश्मनी रखते थे। इसकी वजह से जो है वो ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो है वो कामयाब नहीं हो सकता था, क्योंकि हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए दोस्ती के किसी किस्म के कोई जज्बात मौजूद नहीं थे। फिर क्या हुआ कि हिंदू क़यादत को जब भी मौका मिला उन्होंने मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने का कोई मौका हाथ से ना जाने दिया। उन्होंने क्या किया, मुसलमानों की सकाफत को, मुसलमानों की जबान जो कि उर्दू थी उसको, और उसके अलावा फारसी जबान, उसको बहुत बुरी तरह जो है वो नुकसान पहुंचाया। अब सर सैयद अहमद खान ने शुरू में मुसलमानों को कहा कि वो जो है वो सियासत से दूर रहे, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि उन्होंने कहा था कि आप सियासत से दूर रहें। लेकिन जब जो है उन्होंने ये सारी जो है वो चीजें देखी और मुसलमानों ने तालीमी लिहाज से इतने स्ट्रांग हो चुके थे, तो उन्होंने फिर क्या किया कि मुसलमानों से फिर उन्होंने कहा कि अब आप सियासत में हिस्सा लेकर अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। पहले उन्होंने मुसलमानों को सियासत से दूर रहने का क्यों कहा, क्योंकि मुसलमान पहले तालीम हासिल कर ले ताकि वो अंग्रेजों की जबान को समझ सके, अंग्रेजों के दिमाग को पढ़ सके कि अंग्रेज कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, और अपना जो मैसेज है उन तक कन्वे कर सके। तो उसके लिए जरूरी था कि अंग्रेजों की जबान को जाना जा सके और उसके लिए तालीम हासिल करना जरूरी था। अब जब मुसलमानों ने तालीम हासिल कर ली, उस काबिल हो गए, तो तब जो है सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों से कहा कि अब आप सियासत में आए और अपने हकूक का, अपनी जो आपकी कह लें तगोदो है, उसको कोशिश करें कि उसको पूरा करने के लिए सामने आ जाए। इसके लिए 1867 में जब बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ, उसमें क्या हुआ कि जो हिंदू थे उन्होंने उर्दू के लिए बहुत ज्यादा नफरत दिखाई। उन्होंने कहा कि उर्दू जो है उसको यहाँ पे जबान नहीं होना चाहिए। तब जो है वो मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों की जबान उर्दू थी, फारसी, तब मुसलमानों को एहसास हुआ और जो है वो एक तहरीक उठी जो कि सर सैयद अहमद खान की जो है क़यादत में उठी। और सर सैयद अहमद खान को बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो तो ये शुरू से चाह रहे थे कि मुसलमान और हिंदू जो है वो मिलजुल कर रहे हैं। इस तरह उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है वो मुस्लिम हिंदू इख्तलाफात का सबब बना, कि जो पहला मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान जो इख्तलाफात स्टार्ट हुए वो उर्दू हिंदी तनाज़ा, जो कि 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा था, वहां से स्टार्ट हुआ। 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा। इससे जो है वो मुसलमानों के लिए उनकी जो दुश्मनी है वो खुलकर सामने आ गई। अब इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद जो है वो सर सैयद अहमद खान, हमने अभी आपको मैंने बताया कि वो पहले हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद का चाहते थे, लेकिन इसके बाद जो है
वो उन्होंने वो मजबूर हो गया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुसलमान जो है वो और हिंदू कभी साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मुसलमान जो है, हिंदू जो है वो उनके दिल में मुसलमानों के लिए कुछ अच्छे जज्बात मौजूद नहीं है। इसके लिए उन्होंने फिर क्या किया, सर सैयद अहमद खान उनकी तजवीज पर बरसगीर की कानूनी साज असम्बली में जो यहाँ के लोकल बंदे हैं, मकामी बाशिंदे हैं, जो कि हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान, उनको शामिल किया गया ताकि अवाम और हुकूमत के दरमियान एक राब्ता कायम हो सके, ताकि हुकूमत को पता चल सके कि यहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं। जब तक उस इलाके के कुछ लोग हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, हुकूमत को उस इलाके के मसाइल का नहीं पता चलेगा। अब हुकूमत ने क्या किया, असम्बली में मुख्तलिफ कौमों के नुमाइंदों को शामिल किया, मतलब कुछ हिंदू शामिल किए, कुछ सिख शामिल किए, कुछ मुसलमान, कुछ क्रिश्चियन, इस तरह उनको शामिल किया। और सर सैयद अहमद खान जो है वो खुद 1878 से लेकर 1882 तक जो है वो इसमें हुकूमत में शामिल रहे हैं। हुकूमत की जो असम्बली थी कानून साज, उसके मेंबर रहते। असम्बली के अंदर और बाहर सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की जो वो कह लें जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिश की, और आपने अल्बर्ट बिल जो था उसकी भरपूर मुखालफत की, जिसकी रूह से ये था कि किसी भी यूरोपियन के खिलाफ कोई भी मुकदमा जो है वो वहां पे मकामी जज नहीं कर सकेंगे। मतलब अगर कोई बाहर का अंग्रेज है उसके खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो वो क्या होगा, वो वहां के जो जज हैं, जो बरसगीर के जज हैं, वो मुकदमे की क्या सकते समाअत नहीं कर सकेंगे। उस पे जो मुकदमा चलेगा वो वहां पे ही जाके, जहाँ अपने मुल्क इंग्लैंड में, यूरोप में, वहां पे जाके उसके पर मुकदमा चलेगा अगर कोई वो जुर्म करता है बरसगीर में। तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी भरपूर मुखालफत की। उन्होंने कहा कि जब वो जुर्म यहाँ पे कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें मुकदमा यहाँ पे चलना चाहिए, और यहाँ के जो जस्टिस हैं, जो यहाँ के जज हैं मकामी, उनको शामिल होना चाहिए। सर सैयद अहमद ने जब मुखालफत की, उसके बाद इस बिल को खत्म कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1883 में अंग्रेज हुकूमत जो है उन्होंने खुद इख्तियारी गवर्नमेंट के नाम से लोकल काउंसिल जो है उनका एक निज़ाम मुतारफ करवाया। और जब सर सैयद अहमद खान ने हुकूमत से मुतालबा फिर किया कि तमाम जो काउंसिल हैं वहाँ पे मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब का हक दिया जाए, ताकि मुसलमान जो है उन काउंसिलों में शामिल होकर वहाँ के जो मसाइल हैं मुसलमानों के, उनको हल कर सके। फिर क्या हुआ कि मुसलमानों की कुछ खास नशिस्तें मखसूस कर दी गई, जिसमें मुसलमान जो है वो नामजद हुए, और हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम कर लिया, और हर कौंसल में अलग-अलग जो है नशिस्तें मखसूस कर दी हर जमात के लिए। फिर सर सैयद अहमद खान अंग्रेज और मुसलमानों के दरमियान जो दूरी थी उसको खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दोनों के दरमियान जो ताउन के लिए बहुत कोशिश की। फिर उन्होंने, हमने पीछे डिस्कस किया, उन्होंने रिसाला असबाब बगावत हिंद लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि जो 1857 की जंग आज़ादी है उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं शरीक थे, उसमें हिंदू भी शरीक थे, और बहुत से ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ भी दिया था। इसी तरह 1885 में अंग्रेज था AO ह्यूम, उसने बरसगीर की सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस कायम की, जिसमें हिंदुओं ने भरपूर जो है वो उसमें शमूलियत हासिल की, और सर सैयद को भी इसकी रुकनियत की दावत दी गई। लेकिन सर सैयद ने अहमद खान ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें हिंदुओं की तादाद जो है वो ज्यादा थी, और वहां पे सर सैयद अहमद चाहते थे कि उस सियासी जमात से मुसलमानों को दूर रखा जाए। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो है वो कहा कि अगर जो है वो मुसलमान इसमें आएंगे फिर उनके जज्बात मजरू होंगे, तो वो जो है अंग्रेजों के साथ उनके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को कहा कि आप इस जमात से दूर रहें, इसलिए मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने का उन्होंने मशवरा दे दिया। फिर क्या हुआ, जब कांग्रेस ने है उसने बरसगीर में बरतानवी पार्लियामेंट का तर्ज निज़ाम मुतारफ कराने का कहा कि बरसगीर में भी जो बरतानिया का निज़ाम है वो यहाँ पे राइज हो, वहाँ पे जैसे पार्लियामेंट है, सेनेट है, कौमी असम्बली है, वैसा निज़ाम यहाँ पे भी राइज हो। तो तब आपने सर सैयद अहमद खान ने इसकी भरपूर मुखालफत की। उन्होंने कहा, उनको पता चल गया कि हिंदू क्या चाह रहे हैं, कि हिंदू चाह रहे हैं यहाँ पे वही सिस्टम आ जाए और यहाँ पे फिर एक मुल्क है वो बन जाए। तो उन्होंने ये कहा कि बरसगीर एक मुल्क नहीं है, यहाँ पर एक कौम नहीं बसती, यहाँ पे बहुत सी कौमें मौजूद हैं और यहाँ पे वो सिस्टम नहीं आ सकता। सो आज का हमारा ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना है सो यू कैन आस्क। नो टीचर। चले, आप लोगों का ये आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने इसको भी प्रिपेयर करना है, और जो उधर से हमने जियो का डिस्कस किया है वो भी आप उसको प्रिपेयर करेंगे इंशाल्लाह। जो है कल हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है। टीचर, यस टीचर एक्सक्यूज मी, जो आपने हिस्ट्री की हमें असेसमेंट दी है उसमें क्वेश्चन था 1857 की जंग आजादी के बाद मुसलमानों के मजहबी, सियासी और तालीमी हालात का जायजा लें। ये क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक?
ये आपका चैप्टर नंबर 2 जहां से स्टार्ट होता है ना, चैप्टर 2, यहाँ पे आपको लिखा हुआ 1857 की जंग आजादी के बाद हालात, ये हमने वगैरह यहाँ तक पढ़ा था ना, सरकारी मुलाजमतों से महरूमी, फिर हमने पढ़ा जमीनों से बेदखली, तालीमी पसमानदगी, फारसी जगह की जगह अंग्रेजी जबान की, सारा उसके अंदर आ जाए। यस सर, यस ठीक है टीचर। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह कल हम दोबारा से मिलते हैं और आगे हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी टीचर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टीचर।